नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार पर आज सुबह से खबरों की झड़ी लगी हुई है। जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू हुई, उससे पहले एक बैठक हुई इंडिया अलायंस की, और उस बैठक के बाद सबसे पहली खबर आई कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने जा रहा है पूरा का पूरा विपक्ष, समूचा विपक्ष एकजुट। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे हुई इंडिया अलायंस की। रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है ऐसा कि समूचा विपक्ष एक साथ बैठा हो और बारी बारी हर पार्टी का प्रतिनिधि बोले। वहां पर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि कानूनी और विधायी दोनों विकल्प खुले हुए हैं और अब लड़ाई तो आर पार की होगी। सवाल किया गया कि क्या महाभियोग लाने का आप लोगों ने फैसला किया है? गौरव गोगोई ने भी जवाब दिया और मनोज झा ने भी जवाब दिया। मनोज झा ने कहा कि दोनों विकल्प खुले हैं, कानूनी और विधायी। गौरव गोगोई ने कहा चर्चा हुई थी और इस पर काफी हद तक सहमति भी बन गई है, लेकिन वक्त का इंतजार कीजिए, सही वक्त पर सही फैसला आपके सामने हम लाएंगे। लेकिन इससे अलग ज्ञानेश पर इंडिया गठबंधन ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, और ये सर्जिकल स्ट्राइक संसद भवन, प्रेस कॉन्फ्रेंस और बिहार में मौजूद राहुल गांधी, 3 तरफ से किया गया है। अक्सर सर्जिकल स्ट्राइक जब से मोदी जी के एरा में हम लोग जाने तो बताना पड़ता है ना कि किस दिशा से चला सर्जिकल स्ट्राइक का इंस्ट्रूमेंट, कहां पर किया। तो 3 दिशाओं से हुआ है। कैसे हुआ है हम सब बताएंगे। दरअसल राहुल के साथ अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाल लिया है, और राहुल और अखिलेश के विपक्ष में सबके साथ अच्छा कॉम्बिनेशन है, अच्छा अंडरस्टैंडिंग है राहुल का। लेकिन अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने कामयाबी का जो है एक कहें ऑन रिकॉर्ड जो है इतिहास दर्ज किया है। बाकियों के साथ कहा जा सकता है कि अभी तेजस्वी के साथ क्या करेंगे, लेकिन अखिलेश के साथ दर्ज कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा को समेट दिया। तो अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ जो है वो मोर्चा खोल दिया, और मोर्चा खोला तो एक ही चीज का इंतजार भाजपा का खेमा कर रहा है ना, एफिडेविट। और ज्ञानेश कुमार तो दोनों हाथ पसारे एफिडेविट का इंतजार कर रहे हैं। एफिडेविट का दे दनादन झड़ी लग गई एफिडेविट। भाव को लाइए, सिलसिलेवार, मतलब तर्क और तथ्य दोनों होंगे। स्वागत है भाऊ आपका। तर्क और तथ्य दोनों होंगे, ऐसा नहीं है न खाली अकेला तर्क ना अकेला तथ्य, दोनों साथ साथ चलेंगे और तब हम आपको ये पूरी की पूरी खबर दिखाएंगे। सबसे पहले अखिलेश यादव का एक ट्वीट है, वो ट्वीट लाइए। यहां से शुरू होता है मोर्चेबंदी, अखिलेश की मोर्चेबंदी। जो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमें यूपी से समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए एफिडेविट नहीं मिले हैं, वो हमारे शपथ पत्रों की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप दी गई अपने कार्यालय की पावती को देख लें। इस बार हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग शपथ पत्र दे कि ये जो डिजिटल रसीद हमको भेजी गई है वो सही है, नहीं तो चुनाव आयोग के साथ साथ डिजिटल इंडिया भी शक के घेरे में आ जाएगा। भाजपा जाए तो सत्यता आए। अब यहाँ पर 2 बातें हैं, सिर्फ एफिडेविट की बात नहीं है। कितना झूठ, मतलब ऐसा कहते ना कि बेशरम होकर के झूठ बोलो। कोई चिंता नहीं है कि क्या सबूत होगा, कल सामने लाके आदमी मुंह पे मारेगा सबूत, और आज मुंह पे मारा सबूत। इसके बाद आज संसद भवन जब पहुंचे अखिलेश यादव, तो भाऊ एफिडेविट बांटा है। ये पहली बार हुआ है। बस ज्ञानेश कुमार लाइन में नहीं थे, नहीं 2-4 एफिडेविट वो भी पा गए होते। अब जैसे भी पाते लेकिन पा जाते 2-4 एफिडेविट। सुनाइए और दिखाइए, जरा लाइए अखिलेश यादव को स्क्रीन। ये रिसिप्ट आप लीजिए, एक कॉपी आप लीजिए। ये मेल किया, उसकी रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ मैं। ये रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ, अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग हों। एक रिसिप्ट आपको, रमन तुम लोगे? लो, अच्छा लो, हाँ अच्छा ठीक है। रिसिप्ट बहुत छोटा है, प्रिंट आउट अच्छा नहीं निकाल पाई है, ठीक है। तो ये अब रिसिप्ट पे आप क्यों नहीं ले रहे हो? ठीक है, अच्छा ये, और ये रिसिप्ट है, ये विद
एफिडेविट से, वो भी मैं दे रहा हूँ आपको, लीजिए। सर, कल इसको उस इलेक्शन दिन भी कमीशन दिए से थे पूछा मैंने। गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी बिहार के चुनाव की बात हो रही है। आपका भी इस सवाल को अरे हम चुनाव हार गए, सरकार से बाहर हो गए, ये कोई बात हुई है? अब आप देखिए, एक मिनट, सॉरी, ये ले लो। अब आप देखिए, कुर्सी, शाहगंज, छिबरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए। ये बड़ा लंबा 7 मिनट की क्लिप है, बहुत मजेदार है। हालांकि हम कहे इसलिए इतना क्लिप रखे कि बहुत लंबा हो जाएगा दर्शकों के लिए। ये तो बड़ा मजेदार है, 7 मिनट। अखिलेश वैसे भी पोलाइट नजर आते हैं बातचीत में। लेकिन पोलाइटनेस आशीष तो जी, पाठशाला में किए ज्ञानेश को आशीष जी, अखिलेश। मेरी रिक्वेस्ट है, हम्म, खोदी और पामेरियन मीडिया तो दिखाएगा नहीं। हम्म, 7 मिनट की भी हो तो आप दिखा दीजिए, क्योंकि अखिलेश बोलते अच्छे हैं, व्यंग बहुत अच्छे करते हैं, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा और एक सच्चाई बाहर आएगी। क्योंकि कोई गोदी, देखिए, ये जो जो जिनके जिनके माइक आईडी दिखा रहे थे, हम्म, हम्म, ये कोई दिखाने वाले नहीं है। हाँ, कुछ हाँ, लोग तो एफिडेविट लेने में भी हिचकिचा रहे हाँ, थे। अखिलेश जी ने पूछा, हाँ, क्यों आपको नहीं चाहिए क्या? हाँ। नहीं तो मैं, आपने कहा है तो मैं कंट्रोल रूम से अभी बोल दे रहा हूं कि लगा दें पूरा का पूरा, जो है पूरा लगा दे 7 सवा 7 मिनट का, और आखिर में हम वो पूरा चला देंगे। हम चर्चा करेंगे, चर्चा के बाद पूरा चला देंगे ताकि दर्शक पूरा देखें, सुने, समझें। इसके बाद जो एफिडेविट उन्होंने दी, वो हम, उन्होंने ट्वीट भी किया था, तो हम आपको दिखाई देते हैं। वो बाकी लोग दिखाए ना दिखाए पावेरियन, हम दिखाते हैं। ये देखिए, कुछ है, कुछ दिखा देते हैं। हम कितना दिखाएंगे, ये देखिए। आपके पत्र संख्या नंबर 30/यूपी ये दिनांक 27 अक्टूबर 2022 के संदर्भ में जौनपुर सदर, ये जौनपुर सदर का पूरा भेजा है। और बाकायदे ये इस एफिडेविट पर मैं एक चीज और कहूंगा जरा, एक सनसनी निगाह में अगर कंट्रोल रूम देखेगा तो जब एफिडेविट की बात आई है बढ़ा करके, जब वही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो राम गोपाल यादव ने वहां पर जो स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट है वो उन्होंने टेबल से दिखाया था। अगर वो ले आएंगे तो उसको भी हम दिखा देंगे। नहीं तो मैं बता रहा हूं अपनी जिम्मेदारी, मैं झूठ अगर बोलूंगा तो मैं ज्ञानेश कुमार नहीं हूं, मैं सजा लेने को तैयार हूं भाई सब, और मुझे कोई इम्यूनिटी भी नहीं है। तो अगला दिखाइए, अगला दिखाइए। अगला अगला एफिडेविट, हाँ, ये एफिडेविट देखिए भाऊ। ये जो है बक्सी का तालाब, लखनऊ में ही बक्सी का तालाब एक विधानसभा है, यहाँ का एफिडेविट है। ये सब कुछ सब रिसीविंग के साथ, रिसीविंग भी दिया, ये रिसीविंग दिया और एफिडेविट दिया। एफिडेविट भी अभी दिखा देंगे। नेक्स्ट लाइए। ये पत्र संख्या ये है अमापुर का, आनंद, हाँ, अमापुर मापुर। अमापुर अमापुर विधानसभा है, अमापुर का है। अगला लाइए। और ये सब 2022 का है। ये कुर्सी लखनऊ में ही, लखनऊ की विधानसभा, बक्सी का तालाब और कुर्सी, ये दोनों लखनऊ की विधानसभा है। तो ये अलग अलग विधानसभाओं का पूरा ब्यौरा दिया अखिलेश यादव ने, सब दिखा दिया। इतना ही नहीं, आज जो सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया गठबंधन हमने कहा, राम गोपाल यादव ने बाकायदे बताया कि मैनपुरी में जब उपचुनाव हुए तो वो भी हमने कंप्लेन कहा, वो भी कंप्लेन हमारे पास है, जो कंप्लेन हमने दिया। जितने यादव मुस्लिम बीएलओ या अफसर थे, सारे एसडीएम, ये मैं उन्हीं के शब्द बता रहा हूं, सारे एसडीएम और सारे सीओ सर्किल ऑफिसर, सारे के सारे हटा दिए गए और सब एक जाति के, उन्होंने सीधा कहा मुख्यमंत्री के जाति के सारे एसडीएम और सीओ की नियुक्ति कर दी गई। वही चीज कुंदरकी में किया गया, बीएलओ सारे हटाए गए। कहा उन्होंने, उसका भी हमने पूरा नाम और डिटेल के साथ कंप्लेन किया है। क्या हुआ? अब ये एफिडेविट मांगने वाले ज्ञानेश कुमार पर, हालांकि अब ये इम्यूनिटी प्रूफ हैं, तो इन पर सर्जिकल स्ट्राइक का असर हुआ कि नहीं हुआ, तबाही हुई है कि नहीं हुई है, ये तो बाद में सैटेलाइट इमेज, अभी भाऊ सैटेलाइट इमेज देख करके बताएंगे कि इन पर हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अच्छा चलिए, आपका जवाब लेते हैं, तब हम डिम्पल यादव को सुनेंगे। हाँ हाँ, इसमें डिम्पल को इसमें तब इसमें इसमें मैं ये कह रहा हूँ आशीष जी, कि इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी आपकी सिर्फ आपको सजा ना हो, ये है। इम्यूनिटी आपसे क्या है कि आपके कोई ऊपर मुकदमा नहीं चला जाता, लेकिन समाज में क्या आपका चेहरा रहेगा? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आशीष जी, कोई भी मानवीय मूल्य और एक साइकोलॉजी है, उनके जितने रिश्तेदार होंगे, परिवार होंगे, वो अंदर ही अंदर उत्पीड़ित होंगे। आप इमेजिन कीजिए, किसी बड़े भ्रष्टाचार के मामले में यदि मैं अटक जाऊं, तो मेरे बेटा, मेरी पत्नी, मेरे भाई, मेरे भतीजे, मेरी बहनें समाज में चेहरा दिखाने लायक नहीं रहती।
एक सामाजिक एक दायित्व होता है। इंसान सामाजिक प्राणी है भाई। ये तो कुत्ते बिल्ली में और हम में क्या फर्क है? क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। समाज में आपका क्या स्थान रहता है? ये सर्जिकल स्ट्राइक रोज आपके चेहरे से मुखौटा उतार रहा है और रोज एक नग्न सत्य सामने ला रहा है और रोज आप मैं डरता नहीं करके निर्लज्जता से उसको तथाकथित रूप से फेस कर रहे हैं। कभी 7 करोड़ मतदाता मेरे पीछे है, कभी मतदाता के पीछे छुप जाते हो, कभी सुप्रीम कोर्ट के किसी रूलिंग के पीछे छुप जाते हो, कभी निजता के अधिकार के पीछे छुप जाते हो, कभी अपने ही अधिकारों को मिस गलत तरीके से पढ़ के बताते हो कि ये हमारे अधिकार में आता। बताइए हम कितने लोगों का नाम काटे लिस्ट से और क्यों काट रहे? ये कानूनन हम नहीं बता सकते आपको, अधिकार है हमारे पास। आपने अपने ही अधिकारों को गलत तरीके से व्याख्या की। ये तो भला हो सुप्रीम कोर्ट कभी कभी आशा का द्वीप जला देता है, बीच बीच में फड़फड़ाता है, तो उन्होंने बता दिया कि महामहिम ये गलत फहमी है, आपको मतदाता सूची में जो लॉन्ग निकाले हैं वो भी देने पड़ेंगे और क्यों निकाले हैं ये भी बताना पड़ेगा, ताकि ये जो फार्मिलियन मीडिया भोभो कर रहा था कि नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार के लोगों को आप मतदान बना रहे हैं, ये सारा नग्न सत्य सामने आ जाएगा। कितने म्यांमार के हैं, कितने नेपाल के हैं, कितने बांग्लादेशी के हैं। और भाई ऐसी क्या जादू की छड़ी है ज्ञानेश कुमार के पास कि वो आदमी का चेहरा देख के बता देता है अच्छा तू बांग्लादेशी है, और वो बांग्लादेशी निकलता है। बताओ, क्योंकि अभी आजकल सनातन धर्म बहुत हावी है ना। क्या ज्ञानेश्वर जी को क्या ज्ञान प्राप्त हो गया पता नहीं, किस कमल के पेड़ के नीचे बैठे। कमल का तो पेड़ ही कहना पड़ेगा, पौधा तो होता है, पौधा होता है कमल का, लेकिन पेड़ कहना पड़ेगा। किसी कमल के पेड़ के नीचे ज्ञान मिल गया इनको। ये लोगों की बता रहे बांग्लादेशी है, ये नेपाली, ये मर गया है, ये जिंदा है। ये लोगों को 11 सर्टिफिकेट मांग रहे हैं और ये खुद ही 150 सर्टिफिकेट अपने तरफ से दे रहे। तो इनको इम्यूनिटी सजा पे है, इनको इम्यूनिटी इनके गलत करने पे, पकड़े जाने पे नहीं है। चुनाव आयोग ने डंडा घुमाया तो आपको दिखानी पड़ी लिस्ट 75 की, और जब 75 लाख लोगों की लिस्ट लगी है बूथ लेवल पे, बोर्ड पे, तो अभी राजकीय सारे दलों का दायित्व है कि देखिए अपने अपने वार्ड में, अपने अपने एरिया में क्यों लोग नहीं है मतदाता। 75 लाख कितने मरे हैं? जो मरे हुए लोग हैं उनको सामने पेश करना पड़ेगा। आज जस्टिस सूर्यकांता ने जी तो चौड़ा होकर कह दिया था भाई, बिल्कुल वो संविधान के रक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। उन्हें कह दिया 15 भी लोग मुझे ऐसे दिखा दोगे तो मैं एसआईआर रद्द कर दूंगा। और मुझे उस 75 लाख में या 65 लाख में 15 आराम से निकल जाएंगे मरे हुए लोग जो जीवित। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एफिडेविट की रिसिप्ट भी तुम्हारे पास है, वो जवाब ही नहीं देंगे उसका। बोलेंगे साहब ये तो एफिडेविट की रिसिप्ट है, आपने दी है, आप कैसे कहते हो मिले नहीं? सामने देखते रहेंगे निर्लज्जता से। क्या सवाल पूछे नहीं थे? सवाल पूछा था, आपने कहा हम सब समकक्ष है, लेकिन एक को नोटिस देते हो दूसरे को नहीं देते हो। चुपचाप बैठे रहे, एड़ा बन का पेड़ा खा रहे, और पेड़ा भी हम टैक्स पेयर के पैसे का। खुद सत्ताधीश अपना प्रॉपर्टी बेच बेच के इनको पेड़ा खिलाए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे खून पसीने के पैसे से पेड़ा खा रहा है बैठ के वहां पेड़ा बन के, सवाल का जवाब नहीं देता। बोलते अभी बिहार की बात हो रही है, अब महाराष्ट्र की बात नहीं होगी। राहुल गांधी ने कर्नाटक की बात की थी जिसका जवाब आप दे रहे थे। हाँ। और पत्रकारों को बोलते कि नहीं अभी बिहार की बात करो। क्यों बिहार की बात करेंगे? आप कर्नाटक का जवाब दे सकते तो लोग क्यों नहीं पूछ सकते महाराष्ट्र और हरियाणा की बात? तो तानाशाह टाइप हो गया है ना। तानाशाह नहीं, तानाशाह भी अलग होता है। तानाशाह तो बुलाता ही नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस। तानाशाह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाता।
ये ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने वाला तानाशाह ज्यादा खतरनाक होता है भाऊ। नहीं लेकिन नहीं, ये तानाशाह नहीं है, ये तथाकथित लोकतंत्र का मुखौटा पहना हुआ तानाशाह है, वो जो ज्यादा खतरनाक हाँ, दिखाता है मैं लोकतांत्रिक हूं, लेकिन है अंदर तानाशाह। इंदिरा गांधी तानाशाह बन गई तो खुल के बन गई, धन की चोट पे इमरजेंसी करके बन गई, और लोगों ने उनकी तानाशाही को बराबर जवाब दे दिया, सत्ता से बाहर भेज दिया, क्योंकि इस देश को राजा नहीं चाहिए, तानाशाह नहीं चाहिए। अरे जिस देश में राजे रजवाड़ों ने भी डेमोक्रेटिक काम किया हो, छत्रपति शाहू महाराज रिजर्वेशन दिया आपने सत्ता में 50% पिछड़ों को। एक दलित को, कल मैं सुन रहा था चीफ जस्टिस को, उन्होंने कहा इस शहर में एक दलित को बुलाया महाराज ने, शाहू महाराज बोला खाने पीने की दुकान तो कुछ चाय की दुकान शुरू कर। उन्होंने कहा मैं दलित तो कौन आएगा मेरी दुकान पे साहब, अछूत है हम। अरे बोले तो दुकान शुरू कर। जब उसकी दुकान शुरू हो गई, पता पड़ा तो एक दिन चाय पीने खुद ही पहुंच गए। अब राजा साहब चाय पी रहे दलित की दुकान की, सारा कोल्हापुर पीने लगा। अरे जो राजा थे वो लोकतंत्र की नींव रख रहे थे, और ये लोकतंत्र का मुखौटा पहन के तानाशाह जैसे काम कर। 75 साल में ये पाया इस देश ने। ये न्यू इंडिया है, ये मोदी का इंडिया है। जहां ये बेसिक डिफरेंस आपको दिखेगा, क्योंकि इतिहास में ये दिखाया नहीं जाएगा शाहू महाराज ने क्या किया। नहीं, उनका तो इतिहास ही इतिहास गायब में कर दिया। औरंगजेब दिखाया जाएगा, औरंगजेब ने कितना प्रतिज्ञा प्रकट। अरे छोड़ो आक्रांताओं की बातें, हमारे देश के लोगों ने क्या क्या किया, इसका इतिहास यदि आप पढ़ाओगे तो ये देश कहां कहां जाएगा। लेकिन दलितों की दुकान खुलवा के, होटल खुलवा के उसमें चाय पीने वाले, ये खबर आप नहीं दिखा सकते किसी को भाई। इससे दलितों के अरमान बच जाएंगे, जग जाएंगे। आप तो दलितों को और पिछड़ों को और कमजोर आर्थिक व्यक्ति को तो सत्ता के पूरे प्रोसेस से बाहर रख रहे हैं। सर्टिफिकेट नहीं, किसी ने कह दिया गलत हो रहा तो एफिडेविट दो। अरे जब एफिडेविट है, ठीक है, एफिडेविट ओढ़ेगा, एफिडेविट पे सोएगा रात को। और जो एफिडेविट दिए मेरे को मिले नहीं, मिलने के बाद रिसीट दिखाई तो चुप, कोई रिएक्शन नहीं। एफिडेविट स्टाम्प पेपर वाला दिखा देते हैं, स्टाम्प पेपर वाला भी दिखा दे। हाँ, बिल्कुल दिखाइए जरा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोटो जो अभी स्क्रीनशॉट आपने लगाया है, दिखाइए जरा। ये देखिए बकायदा स्टाम्प पेपर पर है, और ये स्क्रीनशॉट हम दिखा रहे हैं, वीडियो भी है, और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का है जो अभी इंडिया अलायंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये आपके सामने है। इसके बाद हम डिंपल यादव को सुना देते हैं। अब सब मैदान में है। अब देखिए स्त्री पुरुष, कैमरा, सीसीटीवी, माँ बहन सब कर लिए, कुछ फर्क नहीं है। जरा डिंपल यादव को सुनाइए। मैं नहीं समझती किसी को माफ़ी मांगने का इसमें कोई सवाल उठता है, क्योंकि अगर किसी लीडर अपोजिशन को इस बात का ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वोट चोरी हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन को प्रूफ के साथ आना चाहिए कि नहीं हो रही है। और वहीं मिस्टर अखिलेश यादव जी ने भी एफिडेविट्स दिए हैं 18,000 वोटर्स के, जिनके नाम काटे गए या जो वोट नहीं दे पाए इलेक्शन कमीशन की खामियों की वजह से। तो वो एफिडेविट जो दिए गए हैं उसके बावजूद भी प्रेस में आकर झूठ बोला अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठाता है। ये डिंपल यादव है, आप नहीं कह सकते बिल्कुल खाटी राजनेता होंगी, राजनीतिक बातें, लेकिन जो है उस एकदम सीधा सपाट कहने में गृहिणी बहुत सीधा सपाट बोलती है। मैं आपको तीन आज के जो इंडिया अलायंस के हाइलाइट्स बता दूं, ये तीन अलग अलग, सर्जिकल स्ट्राइक में भी अलग अलग साइज के बम होते हैं, तीन बता देता हूँ। एक, चुनाव आयोग की सफाई आपने शुरू से सुनी होगी भाऊ, कि अब तक किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, वो अदालत में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी कहा, किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से एक भी कंप्लेन नहीं हुआ है। आज 15 दिन नहीं, उन्होंने कहा कि 15 दिन हो गए, 15 दिन बाकी है और एक कंप्लेंट नहीं है, एक भी नहीं। सच्चाई उसकी क्या है, जो बीएलए कंप्लेन करने के लिए बीएलए जाते हैं, बीएलए वही है बूथ लेवल पर, गांव में किसका छूटा किसका कटा, कि कौन जिंदा है कौन मरा, वो बीएलओ के पास जा रहे हैं। कोई भी बीएलओ कोई कंप्लेन नहीं ले रहा है, कह रहा है कल आओ। कोई बीएलओ कंप्लेन नहीं ले रहा है। वो
कैसे लेगा बीएलओ, जो बीएलओ खुद ही रिकमेंडेशन कर रहा था। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि घुसपैठिया, बहुत अच्छी बात रामगोपाल यादव ने कही कि अगर हम इसको, वो कह रहे हैं कि बेसिकली एसआईआर में चुनाव आयोग कह रहा है कि जो भारतीय नागरिक होगा वो उसी को हम मतदान का अधिकार देंगे। इसको उन्होंने कहा कि रिवर्स कर दीजिए, यानी जो मतदान नहीं करेगा वो भारतीय नागरिक नहीं है, वो घुसपैठिया हो गया। जो मतदान नहीं कर पाएगा, बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल। मतदाता सूची में नहीं है, वो गैर सिंपल सी बात भारतीय है, ये पुख्ता हो भाई, गया। सिंपल सी बात है आशिफ जी। हाँ, मतदान करेगा भारतीय नागरिक, हम्म, जो मतदान नहीं करेगा वो भारतीय नागरिक नहीं। नहीं रहा, तो क्या उसको और डिटेंशन यदि वो भारतीय नागरिक है और हाँ, मतदान नहीं कर पा रहा है, तो ये चुनाव आयोग की गलती हाँ, कि भारतीय नागरिक को आपने मतदान करने नहीं दिया। ये चुनाव आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं भारतीय नागरिक की मतदान करवाना। वो तो और कह यदि रहा है, उसको, हाँ, वो कह रहा नहीं, है कि जो मतदाता सूची में है, वो भारतीय नहीं। अब उसमें उदाहरण हाँ, एक जबरदस्त आया है, जबरदस्त। एक व्यास जी हैं, हाँ, हो आईएएस सकता है ऑफिसर है, आप जानते हैं, हाँ, आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर उनका और उनकी पत्नी का, दोनों का दोनों का नाम नहीं। मतदाता सूची में नहीं है। अब उनको कहाँ नेपाल भेजेंगे, पाकिस्तान भेजेंगे, बांग्लादेश, मुझे अफगानिस्तान, बर्मा, कहाँ मुझे भेजेंगे? मुझे मुझे अभी डर है कि हम्म, व्यास साहब को ये जेल में नहीं डाल दे कि हाँ, आप विदेशी होते हुए भी इस भारत के, आप भारतीय नागरिक नहीं होते हुए भी आप कैसे आईएएस बने, आपने हाँ, इतने साल कैसी नौकरी की। अब हाँ, इनकी पेंशन बंद की जाए और इनकी जो हाँ, भी कुछ प्रॉपर्टी वॉपर्टी हो सब बेच बाच के सरकार पैसा अपने खजाने में जमा करे। एक विदेशी आदमी यहाँ आईएएस करके बैठा, फिर हाँ, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा व्यास जी के ऊपर चलाए, क्योंकि व्यास जी आप राष्ट्रद्रोह किया आपने काम। और आप बताएं किस देश के हैं और आपने उस देश के लिए क्या क्या किया आईएएस अधिकारी होते हुए। ये हाँ, तमाम चीजें अभी होनी चाहिए। हम्म। और कमलनाथ वाला मामला जो था, जो जिस सुप्रीम कोर्ट के जो है डिसीजन का रेफरेंस ले रहे हैं, उस वो आज वो ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर लेकर के महुआ मोइत्रा बैठी थी। महुआ मोइत्रा ऑर्डर लेके बैठी थी, ये फर्जी बोल रहे हो। ऑर्डर यहाँ पे है, ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा है कि आप मशीन रीडेबल कॉपी नहीं दोगे, कहीं नहीं लिखा है। उसके बाद एक और ट्वीट में दिखा दूं, राहुल गांधी का ट्वीट, जब एफिडेविट की बात है, राहुल गांधी का ट्वीट, अखिलेश के ट्वीट को रिट्वीट किया राहुल गांधी ने और लिखा, एफिडेविट तो वोट चोरी पर पर्दा डालने का बस बहाना है। बहाना है, बिल्कुल हाँ, सही कहा उन्होंने। ये जो है, अब इसके बाद भाऊ इतने इतने सारे बम, इतने सारे पटाखे, फुलझड़ियां सब गिर गई। अब मुझे लगता है कि ज्ञानेश कुमार या तो सामने आकर के स्पष्ट बोल दें कि हम राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, हम जो ना, है, आपने कहा ना कि घर में जाते होंगे क्या चेहरा दिखाते होंगे, आपने अपनी तुलना कर दी कि अगर करप्शन का आरोप लगे तो पत्नी, कहाँ तुलना कर रहे हैं आप? हैं? जीवन में कोई दाग नहीं है। जो आदमी सुबह सोकर उठता है, पानी के बजाय कीचड़ से नहाता है, उसके घर वाले अभ्यस्त तो हैं, अब कोई फर्क दूसरी बात है, नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हाँ, मेरे शब्द वापस लेता हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं मेरी तुलना उनसे करके मैं मेरे परिवार का अपमान नहीं करना चाहता, ना मेरा अपमान करना हाँ, चाहता हूँ। हाँ, लेकिन हाँ, लेकिन इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आशीष, इसलिए हाँ, कि जब आपने निर्लज्जता की चादर ओढ़ ली है और आप हाँ, इतने बेशरम हो गए हो, आप क्या करोगे? फिर किसी ने कहीं सवाल पूछ भी लिया, किसी गोदी मीडिया से भी सवाल पूछवा लिया, तो आप कहोगे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो इन बेकार की बातों में, अपना काम है संविधान ध्वस्त करना, चुनाव हाईजैक करवाना, वो हम कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जी हम सबको लग रहे गलत कर रहे हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार जी बिल्कुल सही कर रहे हैं। जिस काम के लिए वो लाए गए सत्ता पक्ष द्वारा, वो काम कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जी को आपने और मैंने तो नहीं रखा था, ज्ञानेश कुमार जी को अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने रखा था। इन दोनों के सिग्नेचर से वो रखे गए हैं उस पैनल में। ज्ञानेश कुमार जब आयुक्त बने, उस पैनल में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी थे। इन दोनों ने साइन करके बनाया ना। इन दोनों ने जो काम उनको बताया वो बाकायदा ही इज सर्विंग हिज मास्टर टू द लास्ट कोर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हम मूर्ख हैं, हम कहते कि भाई कैसा काम कर रहे हैं। अरे कैसा काम कर रहा है मतलब जिस काम के लिए रखा है वो कर रहा हूं मैं। कर रहा हूँ। हाँ, भाई सही आपने बात मुझे है। रखा क्या? वो नहीं, ये चित्रांश अशोक वानखड़े दोनों बैठ जाते, फालतू की बात करते, बकबक करते। अरे इनकी क्या औकात है? मुझे तो ये इनकी तो औकात नहीं कि मेरा अपॉइंटमेंट लेके आ जाए।
हाँ, मैं सेक्रेटरी था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, सहकारिता विभाग में। चुनाव आयुक्त तो क्या इनने बनाया मुझे? इनको मालूम भी था मैं कौन हूं? मुझे साहब ने बनाया, मुझे दोनों साहब ने बनाया। तो मैं उनकी बात सुनूं कि इन दो मूर्खों की बात सुनूं? नहीं, लेकिन एक देश में संविधान वगैरह, अरे काय का संविधान? जो साहब बोले वो संविधान, वो साहब बोले वो संविधान। कानून, साहब बोले वो चुनाव, साहब बोले वो नतीजे। इसके बाद खबरदार बोले तो जिन दोनों ने इसको अपॉइंट किया, उन दोनों के लिए ये काम कर रहे हैं और अपने मालिक के प्रति पूर्ण रूप से 100%, 100 नहीं 150% वफादारी निभा रहे हैं। और मालिकों के प्रति वफादारी दिखाते समय संविधान के खिलाफ आप काम कर रहे हैं, इसका उनको कोई मायना नहीं रखता, क्योंकि मालिक ही संविधान पे विश्वास नहीं रखते, तो ये क्यों रखेंगे? चलिए, खैर एक बात से आसान्वित, कई बार मैं निराशावादी बात करता हूं तो भाव रोकते हैं, कहते हैं नहीं नहीं कुछ होगा कुछ होगा। आज मैं फिर आशा के साथ, उम्मीद के साथ कह रहा हूं हाँ, कि हाँ। कुछ तो होगा, चाहे अब इस पार होगा चाहे उस पार होगा, या मैं तो पूरा देखिए संविधान लगेगा या देखिए संविधान नहीं रहेगा। देखिए आशीष, हाँ, जब ये जो दिल्ली के पास बुराड़ी है, बुराड़ी घाट, इसका बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। हाँ, अब्दाली आने की शुरुआत की कहानी उस बुराड़ी घाट पे लिखी गई। हम्म, मराठों का पानीपत में लड़ने के लिए आना, उसकी नींव उस बुराड़ी घाट पर डल गई। जब बुराड़ी घाट पर सिंधिया का सैन्य और नजीब का सैन्य आपस में टकरा गया, तो महाजी शिंदे, दत्ताजी शिंदे, जो सिंधी परिवार के मुखिया थे, सिंधिया, इसको सिंधिया कहते हैं महाराष्ट्र में, उनको शिंदे कहते हैं। दत्ताजी सिंधिया जो थे, शिंदे, उनकी नजीब से झड़प हो गई, उसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गए और नीचे गिर गए। तो नजीब ने हंसते हुए कहा, क्योंकि नजीब बहुत प्रताड़ित था, नजीब को बहुत बार ठोका था इधर, बोला पटेल अब क्या करोगे? मतलब अब तो मरणासन्न स्थिति में पड़े हो, अब क्या करोगे? बोले अबे नजीब, बचेंगे तो फिर लड़ेंगे। उस बुराड़ी घाट के शब्द आज पूरे विपक्ष के कान में गूंज रहे हैं। हाँ, बचेंगे इसलिए तो इसलिए हथियार छोड़ना नहीं। और उसके बाद महाजी सिंधिया के ये शब्द, ये ललकार, ये गूंज सालों तक रही। पानीपत में नजीब बुलाया अब्दाली को, मराठा सैन्य कट गया, लेकिन अब्दाली डर के मारे फिर कभी नहीं आया। और उसके बाद उसी दत्ताजी सिंधिया का छोटा भाई महाजी सिंधिया, उसने फिर अफगानिस्तान तक हिंदुस्तान की सीमाएं छोड़ी, क्योंकि महाजी के शब्द गूंज रहे थे, बचेंगे तो फिर लड़ेंगे। क्योंकि पानीपत की लड़ाई में महाजी बच गए थे। नहीं एक बचेंगे तो मुसलमान लड़ेंगे ने पानी पिला। हाँ, तो यही मादमा आज विपक्ष लेके चल रहा है, बचेंगे तो फिर लड़ेंगे। तो चुनाव दर चुनाव करो, कितना खेल करना है। क्योंकि इस विपक्ष के पास सबसे घातक हथियार है, जो किसी दुनिया में किसी जो है साइंटिस्ट ने नहीं बनाया है, वो बाबा साहब साइंटिस्ट हैं उसके, उस हथियार के, वो हथियार संविधान। इस हथियार से लड़ेंगे और जीतेंगे। आज ज्वाइंट स्टेटमेंट। हाँ हाँ बाबू, उस हथियार ने इनको 180 पे लेके आए टेक्निकली। एडीआर या निर्मला सीतारामन के पति की बात मानूं तो 60-70 की सीटों पे खेल हुआ, इसलिए 240 पे आ गए। ये सरकार बैसाखियों पे सिर्फ एक ललकार पे आई है, बाबा साहेब आम्बेडकर की लाल किताब। जिस लाल किताब का ये मजाक उड़ाते हैं ना, वही बाबा साहब की किताब इनको धज्जिया, इनकी औकात दिखा देगी। और ज्ञानेश कुमार सिंह भागते नजर आएंगे भारत छोड़ के। सब इनको लाल जो है, लाल किताब इनको सही जगह पहुंचाएगी। ज्वाइंट स्टेटमेंट आ गया है, इंडिया अलायंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस का ज्वाइंट स्टेटमेंट। पार्टियां, 20 पार्टियों ने दस्तखत किया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद चंद्र पवार, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मतलब सीपीएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सीपीआई एमएल, सीपीआई,
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, नेशनल कॉन्फ्रेंस, MDMK, VCK, केरला कांग्रेस, RSP, BAP और RLP, 20 पार्टियों के सिग्नेचर से, उनके प्रतिनिधियों के दस्तखत से ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है। अब फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, लेकिन चलते चलते मैं कहूंगा, निवेदन कहूंगा टीम से कि वो अखिलेश यादव के 7 मिनट की क्लिप 7 पूरी मिनट चला दें, हमें पूरी इजाजत चला दे दे। चला दें और वो आखिर तक चले, वो लोग सुने, पूरा देख। कृष्णन को तमिलनाडु से आते हैं, कैसे देखते हैं आप उनको? उपराष्ट्रपति तो जगह खाली है और उसके बाद बनना ही था। एक उपराष्ट्रपति थे यहाँ, वो कहाँ हैं? नए बन जाएंगे, अच्छी बात है। अभी क्या फैसला लेंगे हम लोग वो अलग बात है, बैठ कर के फैसला लेंगे हम लोग भी। खैर, उससे महत्वपूर्ण सवाल है जिसके लिए आज मैं मौन रहना चाहता था, लेकिन आपने मौन रहने नहीं दिया। लेकिन मैं रिसिप्ट देना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन की। आपको जो रिसिप्ट्स हैं ये देख लीजिए आप, और मैं भी प्रिंट आउट ला रहा हूँ आपके लिए, तो आप भी उसमें मदद करें, क्योंकि PDA में P पत्रकार है। जब आप हमारी मदद करोगे तो अभी कम जीत के आए हैं, अगली बार ज़्यादा जीत करके आएंगे, क्योंकि P का मतलब पार्लियामेंट भी है। सर इलेक्शन कमीशन ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी माफी मांगे। प्रिंट होने गया है, प्रिंट होकर के मैं आपको रिसिप्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि जिस समय ये आरोप इलेक्शन कमीशन पर समाजवादी पार्टी ने लगाया था, और देखिए सोचने की बात ये है कि ये जानबूझ करके पिछड़ों का वोट काटते हैं, जिसमें भिन्न समाज, मौर्य समाज, पाल समाज, बघेल, राठौर, और शो ये करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि पिछड़ा वोट मिल रहा है, पिछड़ों का वोट काट देते हैं, लिस्ट से चुनाव जीत लेते हैं, और फिर ये शो आप लोगों के माध्यम से ये कराते हैं कि नहीं, पिछड़ा वोट उन्हें मिल रहा है। सच्चाई है कि उनका वोट डिलीट हो रहा है। और वो मैं इसलिए इलेक्शन कमीशन की बात आई है तो मैं आपके सामने बाकायदा कागज के साथ बात करना चाहता हूँ। आ गया कागज। सर एक कागज भी आ गया। सर एक सवाल बीजेपी बोल रही है, क्योंकि आप पाल की बात कर रहे हैं, तो पाल जो आपकी MLA थी उनको आपने निष्कासित कर दिया। अभी रुक जाओ। ये रिसिप्ट आप लीजिए, एक कॉपी आप लीजिए। ये मेल किया, उसकी रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ मैं। ये रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ, अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग हों। एक रिसिप्ट आपको, रमन तुम लोगे? लो, अच्छा लो, हाँ अच्छा ठीक है। रिसिप्ट बहुत छोटा है, प्रिंट आउट अच्छा नहीं निकाल पाई है, ठीक है। तो ये अब रिसिप्ट पे आप क्यों नहीं ले रहे हो? ठीक है, अच्छा ये, और ये रिसिप्ट है, ये विद एफिडेविट से, वो भी मैं दे रहा हूँ आपको, लीजिए। उस दिन भी दिए थे मैंने। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी बिहार के चुनाव की बात हो रही है, आप कभी इस सवाल को? अरे हम चुनाव हार गए, सरकार से बाहर हो गए, ये कोई बात हुई है? अब आप देखिए, सॉरी ये ले लो। अब आप देखिए, कुर्सी, शाहगंज, छिबरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए। और डिलीटेड वोट ये दिखाई दे रहे हैं, कितना डिलीटेड वोट है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें ये जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं वोटर लिस्ट, हमें उसी फाइल में मिल जाए तो हम ज़्यादा ढूंढ करके दे सकते हैं। और 19 में जो वोट डाले हैं 22 में कट गया। अगर वोट बनवाने का एक प्रोसीजर है तो वोट कटवाने का भी एक प्रोसीजर है। हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप, पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है, आप एक भी DM को सस्पेंड कर दिया। और ये लंबी सूची है। 2017 में जब चुनाव हुआ, इलेक्शन कमीशन ने न जाने कितने अधिकारी हटाए। 19 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो, 22 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ बता दो, 24 में एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो। और उससे पहले अगर सरकार दूसरी थी, समाजवादी पार्टी की थी, आप पता करिए कि कितने अधिकारी हटाए गए। DGP हटाया गया, होम सेक्रेटरी, न जाने कितने अधिकारी हटाए गए। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तब से एक भी अधिकारी नहीं हटाया, एक भी शिकायत पर किसी अधिकारी को नहीं हटाया गया। आखिर क्यों? इलेक्शन कमीशन, इसका मतलब यह है कि बीजेपी का ज़्यादा कहना मानता है। हम अगर शिकायत करें, उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बीजेपी की एक विधायिका छिबरामऊ, उन्होंने अपने बूथ पर 400 फर्जी वोट बना रखे थे। 400 वोट, सोचिए आप, एक बूथ पर 400 फर्जी वोट।
हमने अपने कार्यकर्ता लगाया, जिम्मेदारी से काम किया, वोटर लिस्ट में ढूंढे, 200 से ज़्यादा वोट कटवाए हमने, 200 से ज़्यादा एक बूथ पे। अगर ये एक्सरसाइज जो पॉलिटिकल पार्टी कर रही हैं, ये एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन भी तो करे कि आखिरकार बीजेपी के लोग अपने बूथ में क्यों ज़्यादा वोट बनवा रहे हैं। अखिलेश, बीजेपी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी डाटा दिया और कहा कि इतने तो फेक एड्रेसेस और तो आप कार्रवाई करिए। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंसी पे भी देखिए, मैं ये कह रहा, अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पे कहा है, हालांकि वो वीडियो मुझे ढूंढना पड़ेगा, वीडियो जो एक विधायक कह रहे हैं कि मैंने वोट बनवा लिया, मैंने वोट कटवा दिए बीजेपी के। अगर मैंने वोट कटवा दीजिए, मान लीजिए, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं अधिकारी? मैं तो यही तो कह रहा हूं ना, डीएम, एसडीएम और जिन लोगों ने वोट काटे उन पे कार्रवाई कर दो आप। अगर मैंने वोट कटवाए हैं तो आप कटवाइए, आप उनकी कार्रवाई कर दीजिए। कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप? और 17, 19, 22, 24 जब से बीजेपी की सरकार आई, अगर एक भी अधिकारी हटता हो, आप ये तय करते हैं कि बीएलओ किस जाति के होंगे। हालांकि वो अनुराग ठाकुर जी कुछ प्रेस कर रहे थे वो, और उन्होंने कुछ कन्नौज को लेकर के भी कहा। हालांकि हमारे अगर ठाकुर पहले लगा दें, ठाकुर अनुराग कर दें या अनुराग ठाकुर कर दें, तो मतलब बदल जाता है। अगर हम यूपी में कहें कि ये ठाकुर अनुराग हैं या कहें अनुराग ठाकुर, तो दोनों का मतलब अलग अलग है। अगर डिलीट हुए हैं वोट समाजवादी पार्टी की वजह से, तो फर्जी वोट डिलीट हुए। विधायक बीजेपी की छिबरामऊ के उनके अपने बूथ पर बहुत फर्जी वोट थे, 200 से ज़्यादा हमने डिलीट कराए हैं फर्जी वोटों को। एक उदाहरण दे दिया मैंने आपको, और इसलिए मैं आपको रिसिप्ट दे रहा हूँ, होमवर्क आप भी करिए। अभी मैं लौट के दोबारा आ रहा हूँ, फिर आपको बहुत प्रिंट आउट दूंगा, विद एफिडेविट दूंगा। हमारी मांग केवल इतनी है, हमारी मांग केवल इतनी है कि एक तो जाति के आधार पर बीएलओ मत लगाइए, जाति के आधार पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर मत बनाइए। आप तय कर लेते हो कि कौन अधिकारी सूट करेगा। आप उत्तर प्रदेश का आंकड़े निकलवाइए आज, और मैं आप सबसे कह रहा हूं, सबसे, कि आज आप आंकड़े निकलवाइए कि चुनाव होगा तो किस अधिकारी के अंडर होता है, एडीएम के अंडर। अगर उस एडीएम पूरे उत्तर प्रदेश में अगर एक भी पीडीए का अधिकारी हो तो बता देना आप। आपसे मैं कह रहा हूँ ना, सूची लाइए आप इलेक्शन कमीशन की मानो या हमारी मानो, या आप खोजी पत्रकार बन जाओ। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं कि आप खोजी पत्रकार बने तो बड़े पत्रकार बन जाएंगे। मैं इतना ही मदद आपकी कर सकता हूं। अगर हमारा कहना मानो और अगर आप खोजी पत्रकार बन जाए तो शायद आपका सम्मान भी बढ़ेगा, और इतनी मैं मदद कर सकता हूं कि आप बड़े पत्रकार बन जाएंगे।